जिन्होंने 1.5-2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का या 5 करोड़ का या 3 करोड़ का फ्लैट लेना है, मैं समझता हूँ उन्होंने लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मार्केट इम्प्रूव होगी। अगर मैंने 2 बिलियन का एक प्लॉट लेना है और उस पर बिल्डिंग या हाउसिंग स्कीम बनानी है, सो मैं कंपेयर करता हूँ, मेरी इनकम पे पाकिस्तान पे 60% टैक्स है और वहीं 1.5 घंटे की फ़्लाइट में दुबई में 9% टैक्स है। मेरा टाइटल कराची में कभी भी कोई कब्जा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। दुबई में टाइटल सिक्योर है। मैं प्लॉट लेके बेचता हूँ तो 29% कैपिटल गेन टैक्स है पाकिस्तान में, जबकि दुबई में 0% है। इसी तरह मैं जब अप्रूवल कराने जाता हूँ तो मेरा डिजिटल अप्रूवल है दुबई में, 1 पैसा रिश्वत नहीं लगती, और यहाँ पर कन्वेंशनल तरीका है, इन्फेस्टेड विद करप्शन। इसी तरह जब मैं वहाँ काम करता हूँ दुबई में, सो मेरे पास दुनिया का बायर है और ना उनसे कोई सवाल जवाब होता है कि पैसा कहाँ से आया, ना मेरे से कोई सवाल जवाब होता है। मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे से 121 सवाल होते हैं और मेरे परचेजर से भी 121 सवाल होते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान रुपी और डॉलर का फ्लक्चुएशन पिछले 4 साल में आपके सामने तकरीबन 100% हो गया है। दुबई में पैरिटी फिक्स है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसी तरह जब मैं यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मेरे पास इंटरनेशनल बायर है, यहाँ सिर्फ मेरे पास जो बायर है कराची का ही एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है। जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ दुबई में तो 4% ट्रांसफ़र टैक्स है, यहाँ 15 से 16% है। सो ये दुनिया पे ग्लोबल विलेज बन गया है। और ये कहने का मकसद ये है कि आपको रीजनल जो इकॉनमीज़ हैं, रीजनल जो एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उसको अपने आप को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। मेरा प्लॉट है, मेरे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, चौकीदार या गार्ड्स 2-4 वीगो भर के आती हैं, उनको उठा के बाहर निकालती हैं, साथ में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स होती है, वो मेरा कब्ज़ा उन वीगो वालों को दिला देती है और आने से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड को, मेरे रिकॉर्ड को ख़राब करके आती है या वो पेज निकाल देती है। तो दूसरे दिन जब मैं आबाद हाउस आता हूँ कंप्लेन करने, मेरे पास 2 ही चॉइस होती हैं मैं कंप्लेन करूँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या मैं कोर्ट जाऊँ। कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली केसेस का डिस्पोजल टाइम 25-30 साल हो गया है, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक। सो आदमी मजबूर हो जाता है कि उनसे सेटल करें। जब वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास जाता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कहती हैं कि ये हमारा डोमेन नहीं है, आपके कागजात मुनासिब नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब मिला हुआ होता है तो वो पहले से ही कागजात को ख़राब कर देता है। सो मजबूर हो जाता है वो आदमी उनसे बात करने के लिए काविज़ीन से, और जब वो मजबूर हो जाता है तो वो काविज़ीन उसको कहते हैं कि आधा प्लॉट हमें दे दो या उसकी इक्विवेलेंट कीमत दे दो। अब अगर मेरा प्लॉट है और मुझे मालूम है 30 साल मुझे मिलना ही नहीं है, तो मैं मजबूर हो जाता हूँ बात करने के लिए, इसलिए मैं बात करता हूँ। फिर जहाँ भी तय हो जाए 30% पे, 35% पे, 40% पे, 45% पे, 50%, वो डील थ्रू होती है। चीफ जस्टिस साहब से भी एक रिक्वेस्ट है और मैं लेटर भेजूँगा उनको कि आप लैंड के मैटर्स में एक स्पेशल बेंच बनाएं जिसमें 3-4 महीने में केस डिस्पोज ऑफ हो। देखिए 25-25 साल जब केस चलता है ना, तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स को होता है, आपको हमको नहीं होता। सारी आवाम से गुजारिश होगी, हम एक 20 लाख की गाड़ी भी ख़रीदते हैं ना तो उस पर तहकीक करते हैं, उसका इंजन भी चेक करवाते हैं, उसकी बॉडी भी चेक करवाते हैं कि लगी हुई है कि नहीं, और पेपर्स भी चेक करवाते हैं। अगर आप किसी हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो चेक कीजिए कि वो बनाने वाला आबाद का मेंबर है कि नहीं, क्या उसके पास SBCA का बिल्डर लाइसेंस है कि नहीं, क्या उस स्कीम की अप्रूवल है कि नहीं, और उसके बाद उसके पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए कि पहले जो इसके 4-5 प्रोजेक्ट हैं वो क्या टाइम पे मुकम्मल हो गए, डिलीवर हो गए हैं। देखिए ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके मालूमात कर लें अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने से पहले, सो 80% लोग फ्रॉड से, धोखाधड़ी से बच जाएंगे और इसमें आवाम का फ़ायदा होगा। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। आबाद में भी वेबसाइट पे पूछ सकते हैं, आप भेजें, आबाद आपको जवाब देगा। बिल्डिंग कंट्रोल में भी पूछें कि ये प्लॉट नंबर सो एंड सो ये अप्रूवल है, इसके अप्रूवल आप हमसे शेयर कर दीजिए, क्या इसको इजाज़त है बेचने की, इसमें कितने फ्लैट हैं, सो सब मिल जाएगा। सो आवाम भी करती क्या है भाईजान कि अगर 1 करोड़ की चीज़ बाहर मिल रही है, 50 लाख की मिलती है ना या 40 लाख की, तो भागती है वहाँ। सो फिर फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्मी चीफ साहब आए थे कराची में और माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक आर्मी चीफ साहब हैं, एक्टिव हैं, और उन्होंने उस मीटिंग में बिजनेसमैन की कहा था, किसी ने सवाल किया कि लैंड ग्रैबिंग सर दोबारा हो रही है और इसमें
सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। सो उन्होंने वहीं पर हमारे सामने कोर कमांडर साहब को हिदायत की कि स्मैश द सिस्टम। अगर कराची में कोई भी इलीगल कब्जे हो रहे हैं सो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेंगे। तो उसमें 50-70 आदमी थे, सब बिजनेसमैन थे और सबकी ज़मीनें थी। सब बाहर निकले तो उन्होंने ये चीज़ अपनी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी में शेयर की। लोगों के हौसले बढ़े, बुलंद हुए और लोगों ने कंप्लेन भेजना शुरू की। और जब कंप्लेन मेरे पास आई तो मैंने उनको भी वो कॉपीज़ इरसाल की। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची ने भी एक सर्कुलर निकाला कि जिसकी लैंड पे कब्जे हो रहे हैं नाजायज़, वो उनसे रुजू करें, और उनकी भी हिम्मत बनी उसी तकरीर की वजह से। सो हम ये समझते हैं कि हमने ना सिर्फ आर्मी चीफ़ को बल्कि बाकी सारे इदारों को भी, जिसमें ISI भी है, MI भी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, मतलब तमाम हमने इदारों को सेंसिटाइज़ किया है।